हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं जनन स्वास्थ्य। आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इसमें देखेंगे सगर्भता का चिकित्सीय समापन। क्या बताया गया है इसमें? गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भधारण के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP कहते हैं। सगर्भता या का चिकित्सीय समापन किसे कहेंगे? जानबूझकर या खुद की इच्छा से किया गया गर्भपात। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन 4.5 से 5 करोड़ चिकित्सीय सगर्भता समापन कराए जाते हैं, जो कि संसार भर की कुल सगर्भताओं का 1/5 भाग है। तथापि MTP में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन को स्वीकृत या कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 ईस्वी में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। आगे है, कब की गई? ये पॉइंट नोट रखना। 1971 में कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए हैं, जो अभी भी भारत देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब किसी दंपति को ये पता चल जाता है कि उनके पेट में जो बच्चा पल रहा है वह एक लड़की का रूप लेगा, तो वह उसे पेट में ही गर्भपात करवा देते हैं लड़के की इच्छा के कारण। तब फिर क्या हुआ? भारत सरकार और ज़्यादा कठोर हो गई है और नए नए कानून बना रही है ताकि लिंगानुपात बना रहे भारत में। चिकित्सीय सगर्भता समापन क्यों? निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाही सगर्भताओं से मुक्ति पाना है, फिर चाहे वे लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हो। इसके साथ ही चिकित्सीय सगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है, जहां सगर्भता बने रहने की स्थिति में मां अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो सकती है। मतलब जब पेट में गर्भपात कराया जाता है तो वह भ्रूण के लिए तो हानिकारक है ही है, इसके साथ के साथ मां के लिए भी खतरा पैदा होता है। सगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात सगर्भता के 12 सप्ताह तक की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सीय सगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद द्वितीय तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण एवं घातक होता है। इस बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली बात देखने में आई है कि अधिकतर MTP गैर कानूनी रूप से अकुशल नीम हकीमों से कराए जाते हैं, जो कि न केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा सिद्ध भी हो सकते हैं। दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उलभ वेदन का दुरुपयोग। यह प्रवृत्ति शहरी क्षेत्रों में अधिक होता है। बहुधा ऐसा देखा गया है कि यह पता चलने पर कि भ्रूण मादा है MTP कराया जाता है, जो पूरी तरह गैर कानूनी है। इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए क्योंकि यह युवा मां और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक है। असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देने तथा गैरकानूनी रूप से कराए गए गर्भपातों के जान की जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उपयुक्त हानिकारक प्रवृत्तियों को रोका जा सके। इसमें क्या कहा गया है कि जो भी कानून बनाया जाए उन पे अधिक से अधिक गौर की जाए और साथ में साथ लिंगानुपात को बनाए रखने के लिए और भ्रूण को मादा भ्रूण को पेट में ही उसका गर्भपात कराने के रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना चाहिए। जब से उलभ वेदन क्या है, इसका उपयोग कब होता है? जब जेनेटिक रोगों के लिए, जैसे उसको डाउन सिंड्रोम ना हो, क्लाइन फाइटर ना हो, उनको देखने के लिए उनकी जेनेटिक
संरचना की स्टडी करने के लिए ये टेस्ट होता है, लेकिन लोगों को इसके साथ चलते यह पता चल जाता है कि वह लड़का है या लड़की, और लड़की का पता चलते ही वो उसको गर्भ में हो उसका मतलब नष्ट करवा देते हैं। तो यह बहुत ही ज़्यादा इंडिया में शहरी लोगों में प्रचलन बन चुका है। तो इसको अब कानूनी रूप से कठोर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही थोड़ा ये पढ़ लेते हैं अपन। भारत सरकार द्वारा अनैच्छिक गर्भपात की घटनाओं को कम करने और मातृ मृत्यु दर और विकृतियों की घटनाओं को कम करने के इरादे से सगर्भता का चिकित्सीय समापन अधिनियम संशोधन 2017 अधिनियमित किया गया था। इसमें क्या है, इस नियम के अनुसार एक पंजीकृत चिकित्सक की राय पर गर्भावस्था के पहले 12 हफ्तों के भीतर कुछ निश्चित आधार पर गर्भावस्था समाप्त की जा सकती है। क्या कहा गया है कि गर्भावस्था की जब तक वह 12 हफ्तों तक होता है तब तक उसका गर्भपात कराया जाए तो काफ़ी हद तक वह माँ के लिए सुरक्षित होता है। अगर इसके बाद गर्भपात कराया जाता है तो वह माँ की जान के लिए जोखिम बन जाता है। अगर गर्भावस्था 12 हफ्तों से अधिक लेकिन 24 हफ्तों से कम हो तो इस अवस्था में सगर्भता की चिकित्सीय समापन के लिए निम्नलिखित आधार पर 2 पंजीकृत चिकित्सकों को एक राय होना आवश्यक है। पहली कौन कौन सी, गर्भावस्था की निरंतरता में गर्भवती महिलाओं के जीवन के लिए जोखिम अथवा गंभीर शारीरिक चोट और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का खतरा हो। दूसरा, शारीरिक व मानसिक असमानताओं से पीड़ित या गंभीरता से विकलांग बच्चे के जन्म होने की संभावना का खतरा हो। अब आगे देखते हैं। यौन संचारित संक्रमण, इसमें क्या है, कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण STI या रतिज रोग VD अथवा जनन मार्ग RTI संक्रमण कहा जाता है। क्या कहा गया है, कोई भी रोग संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण STI या रतिज रोग VD अथवा जनन मार्ग RTI संक्रमण कहा जाता है। सुजाक, गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पिस, जनिक परिसर्प, जेनाइटल हर्पिजा, क्लेमिडिएटा, ट्राइकोमोनिसता, लैंगिक मत्स्य, यकृत शोथ बी और हाल में ही सर्वाधिक चर्चित एवं घातक HIV एड्स आदि सामान्य यौन संचारित रोग है। इन सबके साथ HIV संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक है। इसके बारे में पुस्तक के 8वें अध्याय में विस्तार से चर्चा की गई है। इनमें से कुछ संक्रमण जैसे कि यकृत शोथ बी तथा HIV के संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति के साझे प्रयोग वाली सुइयों, शल्य क्रिया के औजारों तथा संदूषित रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में भी संचारित हो सकते हैं। यकृत शोथ बी, जननिक परिसर्प तथा HIV संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन रोग पूरी तरह से उपचार योग्य है, बशर्ते कि इन शुरुआती अवस्था में पहचानना, इनका उचित ढंग से पूरा इलाज कराया जाए। इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं, जो कि जननिक क्षेत्र, गुप्तांग में खुजली, तरल स्राव आना, हल्का दर्द, सूजन आदि हो सकते हैं। संक्रमित स्त्रियां अलक्षणों हो सकती है। कभी कभी उनमें संक्रमण के लक्षण प्रकट नहीं होते, इसलिए लंबे समय तक उनका पता नहीं चल पाता। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट न होना, उनका कम महत्वपूर्ण होना तथा यौन संचारित संक्रमणों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच तथा उचित उपचार को रोकता है। इसके कारण आगे चलकर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, जो कि श्रोणि शोथ रोग, PID, गर्भपात, मातृ शिशु जन्म, अस्थानिक सगर्भता, वंध्यता अथवा जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है। यौन संचारित संक्रमण स्वस्थ समाज के लिए खतरा है। इसके लिए इनकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान तथा रोग के उपचार का जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। यद्यपि इन सभी
लोग इन संक्रमणों के प्रति अति संवेदनशील है, लेकिन 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों में इनकी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दर्ज की गई है। वह आयु वर्ग जिसमें आप भी आते हैं, लेकिन घबराएं मत। इससे बचाव का उपाय तो आपके हाथों में ही है। आप इन संक्रमणों से पूरी तरह से मुक्त रह सकते हैं, बशर्ते कि आप भविष्य में नीचे दिए गए साधारण नियमों का पालन करें। किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना रखें। मैथुन के समय संदेह कंडोम का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यदि कोई आकांक्षा है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिले और रोग का पता चलने पर पूरा इलाज कराएं। नेक्स्ट अपना वंध्यता। वंध्यता मतलब बांझपन। वंध्यता के बारे में चर्चा किए बिना जनन स्वास्थ्य पर चर्चा अधूरी है। भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपति बंध्य हैं, अर्थात उन्मुक्त और असुरक्षित सहवास के बावजूद वे बच्चे पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जो कि शारीरिक, जन्मजात, रोगजन्य, औषधिक, प्रतिरक्षात्मक और यहाँ तक कि वे मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। भारतवर्ष में प्राय दंपतियों में बच्चा न होने का दोष स्त्रियों को ही दिया जाता है, जबकि प्राय ऐसा नहीं होता है। यह समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयां, वंध्यता क्लिनिक आदि नैदानिक जांच में सहायक हो सकती है। इनमें से कुछ विकारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चे पैदा करने में मदद दे सकती हैं। फिर भी जहां ऐसे दोषों को ठीक करना संभव नहीं है, वहां कुछ विशेष तकनीकों द्वारा उनके बच्चे पैदा करने में मदद की जा सकती है। ये तकनीकें सहायक जनन प्रौद्योगिकियां ART कहलाती है। आगे है पात्रे निषेचन। इसे क्या बोलेंगे? पात्रे निषेचन IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अर्थात शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन के द्वारा भ्रूण स्थानांतरण इट ऐसा एक उपाय हो सकता है। इस विधि में, जिसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, इसमें प्रयोगशाला में पत्नी का या दाता स्त्री के अंडे से पति तथा दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणुओं को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर तक को फिलोपी नलिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे युग्मनज अंतरडिंब वाहिनी फिलोपी स्थानांतरण अर्थात जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर ZIFT कहते हैं। और जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है, उसे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर IUT कहते हैं। जिन स्त्रियों में गर्भाधारण की समस्या रहती है, उनकी सहायता के लिए जीव निषेचन इन विवो फर्टिलाइजेशन स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन से बनने वाले भ्रूणों का भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसे मामले जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है, उनके लिए एक अन्य तरीका अपनाया जा सकता है, जिनमें इसमें दाता से अंडाणु लेकर उन स्त्रियों के फिलोपी नलिका में स्थानांतरित GIFT कर दिया जाता है। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण ICSI दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसमें शुक्राणु की सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है। वंध्यता के ऐसे मामलों में जिनमें पुरुष साथी स्त्री की वीर्य सेचित कर सकने के योग्य नहीं है, अथवा जिसके सकलित वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत ही कम है, ऐसे में दोष का निर्माण कृत्रिम वीर्य सेचन AI तकनीक से किया जा सकता है। इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता के शुक्र लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में अथवा उसके गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है। इसे अंतःगर्भाशय वीर्य सेचन IUI कहते हैं। यद्यपि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, किंतु इन सभी तकनीकों में विशेषीकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा एवं क्रियाओं हेतु अति उच्च परिशुद्धतापूर्ण संचालन हैंडलिंग की आवश्यकता होती है, और ये बहुत महंगी भी होती है। इसलिए पूरे देश में फिलहाल ये सुविधाएं केवल कुछ शहरों में ही उपलब्ध है।
स्पष्ट है कि इनके लाभ केवल कुछ सीमित लोगों की वहन कर सकते हैं। इन उपायों को अपनाने में भावनात्मक, धार्मिक, सामाजिक घटक भी काफी निर्धारक होते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य संतान प्राप्ति है और भारतवर्ष में अनेक अनाथ, दीनहीन बच्चे हैं जिनकी यदि देखभाल नहीं की जाए तो वे जीवित नहीं रहेंगे। हमारे देश का कानून शिशु को कानूनन गोद लेने की इजाज़त देता है और जो दंपति बच्चे के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का यह सर्वोत्तम उपाय है। इसके साथ ही फ्रेंड्स अपना अध्याय 3 समाप्त होता है। कल की क्लास में हम अध्याय 4 को शुरू करेंगे और सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। जानने से पहले ईमानदारी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जो हमें मोटिवेट कर सके। थैंक यू।